हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसी लाइन। मैं हूं सीएस अनिल। मेरे सीएमए वाले बच्चों, बेटा चैप्टर 1 का नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का। सब बच्चे पहले फर्स्ट पार्ट देख के आएंगे बेटा, फिर इस पार्ट पे मूव करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो बच्चों, मनी के फंक्शंस, ये हमने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया बेटा, लास्ट वीडियो के एंड तक। अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर को आगे, ठीक है? देखते चलेंगे आराम से। नेक्स्ट है मेरे बच्चों कैपिटल स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल स्टॉक तो इसका मतलब क्या है, और जब हम इन्वेस्टमेंट टर्म यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है। जब आपके पास यानी कि कितना कैपिटल का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो आपके पास अवेलेबल स्टॉक है गुड्स का, लाइक मशीन्स, बिल्डिंग्स, कैपिटल गुड्स की बात हो रही है। कोई भी कैपिटल गुड्स आपके पास जो पड़े हुए एग्जिस्टिंग, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैपिटल स्टॉक, ठीक है? और इससे क्या पता लगती है आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी। लेकिन जब आप इंक्रीज करते हो, जब आप अपना स्टॉक बढ़ाते हो यानी कि इन्वेस्ट करते हो, कहने का मतलब आप और मशीन्स लेके आ रहे हो, तो वो होगी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो एग्जिस्टिंग रखा हुआ है कैपिटल गुड्स वो आपका कैपिटल स्टॉक है, और अगर आप और मशीन्स ऐड ऑन करते हो तो वो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? यानी कि एनी इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल फॉर्म करना, जब आप नए कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करते हो। रियल इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन द फिजिकल कैपिटल, जैसे कि मशीन्स और रॉ मटेरियल। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है? ये जो टर्म है पोर्टफोलियो बच्चों, ये हम कब यूज करते हैं? जब हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ठीक है? बाइंग अ न्यू कंपनी शेयर्स, नॉट द एग्जिस्टिंग शेयर्स। कोई न्यू कंपनी के शेयर्स आप परचेज करते हैं तो दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? उसके बाद बेटा है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। देखो मैक्रो इकोनॉमिक में कंडीशन होती है, समझते हैं। जब पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि इट इज अ स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? इससे एक और चीज निकाल सकते हैं। अच्छा पहले समझते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। जो वैसे हमारा जनरली एडी होता है वो किसके इक्वल होता है? एग्रीगेट डिमांड इज जनरली इक्वल टू सी प्लस आई। टू सेक्टर मॉडल की बात करें कि इकोनॉमी में जितनी हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन है प्लस जो फर्म्स की इन्वेस्टमेंट है उसको मिला दिया जाए तो इट कम्स अप टू एग्रीगेट डिमांड, ठीक है? और एग्रीगेट सप्लाई का क्या मतलब है कि पूरी इकोनॉमी में जितनी भी सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, अब ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी भी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रही है उतनी ही इनकम जनरेट हो रही है? सो दैट इज वाई एएस इज इक्वल्स टू वाई। और जो मेरा y है वो किसके इक्वल है? c प्लस एस के। यानी कि आपकी जो भी इनकम है आप या तो उसको कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है। तो जो भी इनकम होती है टोटल, उसमें या तो पार्ट ऑफ इनकम कंज्यूम होती है या फिर पार्ट ऑफ द इनकम सेव होती है, ठीक है? तो देखो एडी एएस के इक्वल है इक्विलिब्रियम पे, एएस वाई के इक्वल है, वाई इसके इक्वल है और एडी इसके इक्वल है। यानी अगर इक्विलिब्रियम की स्टेज होगी तो ये सब कुछ आपस में इक्वल हो जाएगा। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर कि AD इज इक्वल्स टू AS इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू C प्लस I इज इक्वल्स टू C प्लस S। सब बराबर हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम का स्टेज है, तो जो भी AD के कंपोनेंट है वो AS के कंपोनेंट के इक्वल हो गए। हमने इसमें से उठा लिया ये वाला y इज इक्वल्स टू C प्लस I। तो ध्यान रखो बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं कि इसको हमेशा मान लेते हैं कि ऑलवेज ऐसा होता है। ऑलवेज ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ कब होता है? जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तब। ओनली एट इक्विलिब्रियम यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो एट इक्विलिब्रियम क्या समझ आया? y इज इक्वल्स टू C प्लस I, यानी कि नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और S इज इक्वल्स टू I भी होता है। ये कैसे होता है? S इज इक्वल्स टू I, ये देख लो। अगर मैं AD को सिर्फ AS के इक्वल रखूं, इसको हटा दो, तो क्या आएगा? C प्लस I इज इक्वल्स टू C प्लस S। तो बच्चों कंजम्पशन से कंजम्पशन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग्स। यानी जितनी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रही है उतनी ही क्या हो रही है? सेविंग्स भी हो रही है। तो ऑल्सो S इज इक्वल्स टू I, दैट इज सेविंग इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, इज इन इक्विलिब्रियम। बट सेविंग बाय हाउस होल्ड्स, जो ये हमारे पास सेविंग बाय हाउस होल्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म्स में डिफर इन प्रैक्टिस। मतलब एक्चुअल सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी सेविंग्स हो रही है हाउस होल्ड की और जो इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड्स है वो डिफर कर सकती है। मतलब इक्विलिब्रियम पे वैसे तो हम कह रहे हैं कि सेम होती है, बट इन प्रैक्टिस इन रियलिटी हो सकता है कि डिफर करे, ठीक है? चलो उसके बाद आता है बच्चों ग्रॉस वर्सेस नेट इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा एक कंसेप्ट है ग्रॉस और नेट का। जब भी हम ग्रॉस वर्ड यूज करते हैं दैट मींस इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और जब हम नेट वर्ड यूज करते हैं तो दैट मींस एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब आफ्टर एक्सक्लूड करने के बाद। तो इंक्लूडेड देखो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड्स। मेन क्या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है? जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट हो रही है पूरे ईयर में,
ठीक है ना। क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री की इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मींस रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स या फिनिश गुड, किसी में भी इन्वेस्टमेंट, और एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो कि मशीन्स, बिल्डिंग्स और शेयर्स में होती है, और नेट इन्वेस्टमेंट मतलब ग्रॉस माइनस डेप्रीसिएशन। तो बेटा सीधा सा कंसेप्ट है, अगर आप कोई भी टर्म ग्रॉस से नेट पे लेके जाना चाहते हो तो आप उसमें से क्या माइनस कर देते हो मेरे बच्चों, डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हो, तो वो जो ग्रॉस वाली टर्म है वो नेट बन जाती है। क्लियर है, सिंपल बात है। सिमिलरली अगर मेरे को नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मैं नेट वाली टर्म में डेप्रीसिएशन को ऐड कर दूंगा, यानी नेट प्लस डेप्रीसिएशन विल बी इक्वल टू ग्रॉस। सिंपल टॉपिक है, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। चलो जी, अब आ गया इसके अंदर कंसेप्ट थ्योरी ऑफ डिमांड का, सप्लाई का और इक्विलिब्रियम का। ठीक है, मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, देखो इन जनरल हम डिमांड को क्या समझते हैं, इन जनरल हम डिमांड को एक मतलब अगर आपने इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट आप नहीं हो, एक लेमैन की लैंग्वेज में डिमांड मतलब क्या होता है कि आप बैठ के कोई चीज़ की डिज़ायर कर रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो कि काश मेरे पास ये होगा, तो क्या आप डिमांड कर रहे हो उसकी, नहीं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेलर समझना होता है कि डिमांड क्या है। तो जब आप शॉप से कोई चीज़ परचेज करके लाते हो, या आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑर्डर करते हो या कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो बाय एनी वे एनी मैटर, तो क्या होगा, वो चीज़ आपके पास आ जाएगी, तब माना जाएगा कि आपने डिमांड करी है। तो पूरा प्रोसेस क्या है, पहले आपको उस चीज़ की नीड या वांट या डिज़ायर कह सकते हैं कि अराइज होती है, राइट। फिर आप अपनी विलिंगनेस शो करते हो उसको परचेस करने के लिए, चाहे आप शॉप पे जा रहे हो या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, व्हाटएवर, और फिर फाइनली आप उसके लिए पे करते हो। तो जब आप ये सारी चीज़ें मिला लेते हो तब कहा जाता है कि देयर इज अ इफेक्टिव डिमांड, और इस इफेक्टिव डिमांड को हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं। नॉट ऑल टाइप ऑफ डिमांड, ओनली द इफेक्टिव डिमांड, दैट मीन्स इन विच ऑल दीज कॉम्बिनेशन शुड एग्जिस्ट। तो क्या क्या देखो बेटा, डिजायर होगी पहले, फिर आपकी परचेजिंग पावर और विलिंगनेस टू पे, तो तीनों कॉम्बिनेशन जब आएंगे हमारे पास तब हम कहेंगे कि देयर इज अ डिमांड इन इकोनॉमिक सेंस। ठीक है, एग्जांपल, अ स्टूडेंट मे वांट अ बुक बट कैन नॉट डिमांड इट विदाउट द मनी टू बाय इट, राइट। कि डिमांड रिक्वायर्स एबिलिटी टू पे, यूजुअली मेजर्ड बाय इनकम एंड वेल्थ, मतलब एबिलिटी टू पे भी होना जरूरी है। अगर मैं बैठे बैठे सोचूं कि काश मेरे पास एक प्राइवेट जेट होता, तो क्या मैं डिमांड कर रहा हूं उसकी, नहीं। जब तक मैं उसके लिए विलिंगनेस शो नहीं करूंगा, जाके परचेज नहीं करूंगा, तब तक मेरी डिमांड नहीं मानी जाएगी कि मैं डिमांड कर रहा हूं इन इकोनॉमिक्स, राइट। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपकी डिमांड अफेक्ट होती है। कई बच्चों ने डेफिनेटली टॉपिक पढ़ा होगा, हम डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या है, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें जिससे आपकी डिमांड कम या ज्यादा होती है। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली प्राइस, जिसके ऊपर बेस्ड हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्या ऐसा हमेशा होता है, ये जो लॉ ऑफ डिमांड हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या ऐसा हमेशा होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता। कुछ ऐसे केसेस है कि जहां पर प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है डिमांड का, इनवर्स की बजाय, या फिर हो सकता है प्राइस के बढ़ने या कम होने से डिमांड पे कोई इफेक्ट ही ना पड़ रहा हो, दोनों केसेस पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज होता है, अगर समझ लेते हैं। देखो दो केसेस है हमारे पास बच्चों, सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। पहले सब्स्टिट्यूट की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरे बच्चों कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल टी और कॉफी। ठीक है, अगर टी का प्राइस चेंज होगा, टी का प्राइस बढ़ गया, तो कॉफी की डिमांड पे क्या फर्क आएगा। अगर टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग टी को कम डिमांड करेंगे, तो डिमांड कहां स्विच हो जाएगी, कॉफी पे। तो डायरेक्ट रिलेशन हुआ। क्या कॉफी का प्राइस मैंने बोला चेंज होगा, नहीं, कॉफी का प्राइस तो चेंज हुआ ही नहीं, फिर तो पहला वाला फैक्टर हो जाता है प्राइस ऑफ द गुड, नहीं। कॉफी के डिमांड में चेंज होने के लिए रीजन क्या है, टी का प्राइस चेंज होना, यानी कौन से गुड का प्राइस चेंज हुआ, उसके सब्स्टिट्यूट गुड का, इसके सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज हुआ, जिसका इफेक्ट इसकी डिमांड में देखने को मिला। सिमिलरली अगर ये प्राइस कम होगा तो यहां पे डिमांड कम हो जाएगी। दूसरा केस आता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा डेफिनेटली, कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, वहां पर भी इफेक्ट होता है एक के चेंज का प्राइस का दूसरे की डिमांड पे। लाइक हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, कार और पेट्रोल, सबसे सिंपल एग्जांपल, कार का प्राइस अगर बढ़ेगा तो पेट्रोल की डिमांड में क्या फर्क आएगा, कार महंगी हो गई तो लोग कार्स कम परचेज करेंगे, तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, लेकिन कार के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो कार के प्राइस में चेंज हुए बिना उसकी डिमांड कम हो गई। क्यों, क्योंकि उसका एक ऐसे गुड का प्राइस चेंज हुआ जो उसका कॉम्प्लीमेंट था, यानी जिनको साथ में यूज करा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जिनको एक साथ यूज करा जाता है। तो पेट्रोल की डिमांड में चेंज आया विद द चेंज इन द प्राइस ऑफ कार, नॉट इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो दीज आर ऑल्सो दी फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड। तो देखो सब्स्टिट्यूट में क्या पड़ा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जैसे टी और कॉफी, अगर इसका प्राइस गिरेगा तो इसकी भी डिमांड गिर जाएगी। पीपल स्विच टू चीपर सब्स्टिट्यूट, पीपल ऑलवेज स्विच टू द चीपर सब्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चों,
दूसरा जो मैंने अभी बात करी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इनवर्स रिलेशन, एग्जांपल कार एंड पेट्रोल। पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर कार कम हो जाएगी। उसके बाद बच्चों इनकम, आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा डिमांड करोगे, इनकम कम होगी तो कम डिमांड करोगे। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ये नॉर्मल गुड्स के केस में होगा। अगर इन्फीरियर गुड्स है या लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड गुड्स है तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप उन गुड्स की डिमांड कम कर देते हैं, आप हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तरफ मूव करते हैं और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं। तो नॉर्मल गुड्स में तो डायरेक्ट रिलेशन, इन्फीरियर गुड्स में इनवर्स रिलेशन। ठीक है जी। उसके बाद टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस ज़्यादा है किसी चीज़ को लेके तो आपको इसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। टेस्ट एंड प्रेफरेंस कम है तो डिमांड कम होगी, सिंपल। पॉपुलेशन जिस जगह पर ज़्यादा होगी वहाँ पर ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा डिमांड करेंगे, कम है तो कम होगी डिमांड। ठीक है ना। या फिर इसके अंदर और ये भी बोल सकते हैं कि किस कैटेगरी के लोग वहाँ पर रहते हैं, किस एज के, यंग एज के या ओल्ड एज के, मतलब समझ रहे हो किस तरह के प्रोडक्ट वहाँ पर बिक रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट की पॉपुलेशन कितनी रहती है वहाँ पर। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जैसे बच्चों के टॉयज किसी जगह पर सोल्ड हो रहे हैं तो वहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी इस प्रोडक्ट की, कम रहते हैं तो कम होगी डिमांड, राइट। फिर आता है क्लाइमेट। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे हॉट वेदर है कहीं पर तो वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड ज़्यादा ही होगी, है ना। रेनी सीजन होगा तो अम्ब्रेलास की डिमांड ज़्यादा होगी। तो यानी कि वेदर भी एक इंपॉर्टेंट या क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर दी डिमांड। ठीक है बच्चों। अब आता है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड, सिंपल जो हमने पढ़ा अभी कि प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन मैंने क्या बोला, ऐसा हमेशा तो नहीं होता। तो फॉर द पर्पस ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वी हैव टू से इट कि वी हैव टू मेंशन इट प्रॉपर्ली दैट कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल। यानी कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, बट देयर इज अ सिचुएशन कॉल्ड सेट्रेस पेरिबस, व्हिच मींस व्हाट? सेट्रेस पेरिबस मींस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स, मतलब प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल। मतलब हम ये मान रहे हैं कि डिमांड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ किससे चेंज हो रहा है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ चेंज हो रहा है प्राइस की वजह से, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर फैक्टर। तो सेट्रेस पेरिबस मींस कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स एट कांस्टेंट लेवल। ठीक है। अच्छा, फिर देखो डिमांड फंक्शन। अगर हम सिर्फ इन जनरल बात करें, सिर्फ प्राइस से इफेक्ट होता है जब, सो डिमांड विल बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस। देखो जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि एक हमारे पास होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो किस पे डिपेंड करता है, किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे। जैसे प्राइस चेंज होगा तो उसका इफेक्ट डिमांड पे आएगा। तो इस तरीके से लिखने का मतलब ये होता है कि हम ये दिखाते हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अंदर तो ये होगा बच्चों। और इन जनरल क्या होगा, सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो भी हमने डिस्कस करे, प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन भी ले सकते हो उसमें, क्लाइमेट भी ले सकते हो। तो वो सारी चीजें अगर आप इंक्लूड कर लोगे तो वो जनरल डिमांड फंक्शन होगा। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड के लिए क्या होगा, सिर्फ डिमांड विल बी अ फंक्शन ऑफ प्राइस ओनली। ठीक है। चलो डिमांड शेड्यूल की बात करें तो डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जहां पर हम प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप दिखाते हैं और उसके बेसिस पर कर्व बनता है कि नहीं। देखो ये रहा हमारा डिमांड कर्व। प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है, 5 4 3 2 1, और क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है 10 20 30 40 और 50। ग्राफ देख लेंगे बड़े ध्यान से, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। देखो बच्चों, कोई भी दो कंपोनेंट जिनको हम ग्राफ पे लेते हैं, अगर उनका रिलेशनशिप इनडायरेक्ट है, रिलेशनशिप क्या है, इनडायरेक्ट या इनवर्स रिलेशनशिप है, तो मेरा कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। दैट्स फॉर श्योर कि कर्व हमेशा क्या होगा बच्चों, डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा। मतलब क्यों? क्योंकि देखो ये ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम हो रही है तो ये पॉइंट इधर ही तो आएगा, फिर प्राइस कम होगी डिमांड बढ़ेगा तो यानी इस तरफ ही आएगा। तो जब भी आप इनको ज्वाइन करोगे बच्चों तो इट विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, प्राइस ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड ऑन एक्स एक्सिस। सिंपल कर्व है, अंडरस्टैंडेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड क्या है ऑन दी अदर एंड, अगर आप इंडिविजुअल बायर जितने भी है मार्केट में उन सबकी डिमांड को प्लस कर दो सो यू विल गेट दी मार्केट डिमांड। एग्जांपल देखते हैं। ये प्राइस था कमोडिटी का, हमने मान लिया कि 3 कंज्यूमर है मार्केट में, डिमांड ऑफ ए बी एंड सी। तो तीनों की अलग अलग डिमांड, सेम प्राइस जो फॉल हो रहा था उसके बेसिस पर, और अगर हम इन तीनों को क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट डिमांड एट एवरी प्राइस। एट एवरी प्राइस हमने क्या करा, सारे इंडिविजुअल्स की डिमांड को प्लस कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गई बच्चों, मार्केट डिमांड आ गई। तो मार्केट डिमांड समझ आया। मार्केट डिमांड इज बेसिकली समेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड्स। ठीक है ना, जितने भी इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं उन सबकी डिमांड को टोटल कर देंगे तो आ जाएगा बच्चों मार्केट डिमांड। ये देख लो, मार्केट डिमांड इज व्हाट, अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स बनेंगे, ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है,
तो तीनों को अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर देंगे, सो जो लास्ट में कर्व बनेगा बच्चों, दिस विल बी अ मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, ये डिमांड कर्व क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों का सबमिशन होगा। सिंपल टॉपिक है। क्या मतलब समझ आ रहा है कि जितने भी इंडिविजुअल डिमांड्स होंगी मार्केट में बायर्स की, उन सबको अगर हम प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, मार्केट डिमांड। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नाउ व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये तो हमने पढ़ लिया कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस में, कीपिंग ऑल अदर थिंग्स एट कांस्टेंट लेवल। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। ये हमारा डिमांड कर्व है, कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्वेश्चन ये है कि क्यों होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप कहोगे सर इनवर्स रिलेशनशिप है इसलिए, तो इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, क्वेश्चन इन दोनों का, ये क्वेश्चन एक ही है, ये एक दूसरे के रीजन नहीं है। रीजन ये है सामने जो भी आएंगे आपके, कि कह रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। पर इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है, मतलब कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो ही क्यों रही है, मतलब प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर के माइंड में ऐसा क्या आ रहा है कि वो डिमांड कम कर रहा है। कौन सा ऐसा फैक्टर उसको माइंड में आ रहा है कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है वो डिमांड कम कर देता है, या जैसे ही प्राइस कम होता है वो डिमांड बढ़ा देता है। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है, या फिर व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। इन दोनों क्वेश्चंस का मतलब एक ही है। मीनिंग समझते हैं हम जरा। देखो सबसे पहले तो आएगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझाता हूं एक एक करके, देखते चलेंगे बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग द कॉन्टिन्यूअस units of any good, the marginal utility derived from each successive unit will go on decreasing। मतलब जैसे जैसे आप कोई भी कमोडिटी कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते रहोगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता रहेगा, यही मतलब है। तो देखते हैं एक सिचुएशन। लेट सपोज एक कमोडिटी का प्राइस है 10 रुपीज, आपने इसका पहला यूनिट खरीदा, आपको इससे सेटिस्फेक्शन मिला पहले 20 का, ठीक है, तो आपको बेनिफिट हो रहा है कितने का, 10 का लेट सपोज, ठीक है ना। दूसरा यूनिट खरीदा, अभी भी मैं इसका प्राइस 10 ही ले रहा हूं। एक कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या है, वो कब तक परचेस करता है इस कमोडिटी को, जब तक कि उसको उस कमोडिटी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन और प्राइस दोनों बराबर ना हो जाए। क्योंकि आफ्टर दैट स्टेज एक कंज्यूमर सोचता है कि अब लॉस हो रहा है, अब इसको परचेस करने का फायदा नहीं हो रहा, अब जितने पैसे खर्च कर रहे हैं उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो एटलीस्ट एक कंज्यूमर कौन से पॉइंट तक कंज्यूम करता है, जब तक उसका प्राइस और उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो जब सेकंड स्टेज पे जाएंगे तो बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू ये अब कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, क्योंकि पहले आप 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन ले चुके हो, अब 20 से कम होके 18 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे जब आप जाओगे तो ये 18 से लेट सपोज हो गया 15। फोर्थ पे इसको कर देते हैं क्लोज मैटर को। क्या एक रैशनल कंज्यूमर इस पॉइंट के बाद कंज्यूम करेगा? आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर, क्योंकि अब उसका प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो गया, जो कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे अब लॉ ऑफ डिमांड से। देखना ध्यान से, आपने कहा कि सर वो इसके बाद कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन मैं अगर कंज्यूमर को एक ऑफर कर दूं, क्या ऑफर कर दूं कि भाई ये ले, मैंने तेरे लिए प्राइस कम कर दिया 5 रुपए, तो अब कंज्यूमर सोचेगा यार चलो 10 में 10 के जितना तो सेटिस्फेक्शन आ ही रहा था, अब तो कमोडिटी 5 की हो गई है, ले लेते हैं एक और, तो बढ़ गया आगे। यहां पर क्या हुआ ध्यान से देखो, वो 4 पे रुका हुआ था, उसने एक यूनिट और परचेज किया, 4 से 5 पे गया ना, वो 4 यूनिट कंज्यूम कर चुका था, 4 यूनिट कंज्यूम कर चुका था, 4 से 5 पे गया। वो क्यों गया 4 से 5 पे? क्योंकि प्राइस गिर गया, प्राइस गिरा है ना, प्राइस कितना हुआ 10 से 5 हो गया, और 10 से 5 होने की वजह से जो उसकी डिमांड थी वो 4 से 5 हो गई। तो यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड की, प्राइस गिरता है डिमांड बढ़ती है। सो बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर टेंडेंसी टू बी एट द इक्विलिब्रियम स्टेज, टू बी एट द सैचुरेशन लेवल, वो क्या करेगा, एक और यूनिट कंज्यूम कर लेगा, क्योंकि प्राइस गिर गया है और अभी भी उसके प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी में डिफरेंस रह गया है। तो आ गया रीजन लॉ ऑफ डिमांड के लिए। अच्छा, सिचुएशन चेंज करते हैं। अब सिचुएशन ये चेंज करते हैं कि आप थर्ड से फोर्थ पे जा सकते थे, क्योंकि अभी आपको 10 से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, आप थर्ड से फोर्थ पे जा रहे थे अच्छे भले, और आप यहां पे रुक रहे थे, लेकिन मैंने ये फोर्थ पे आते ही इसका प्राइस बढ़ा दिया। अब प्राइस बढ़ाने वाला केस है, मैंने कर दिया इसको 15, तो अब आप क्या कहोगे, नहीं मैं नहीं अब आगे जा सकता, मेरे को यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। तो क्या हो गया, प्राइस बढ़ा, 10 से 15 होते ही आपकी डिमांड 3 से 4 जा रही थी, पर वापस कहां आ गई, 3 पे आ गई। तो प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई। तो यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड। तो प्राइस बढ़ने पर इनवर्स रिलेशनशिप का एक रीजन लॉ ऑफ डीएमयू भी है। आई थिंक इट्स 100% क्लियर। नेक्स्ट इज बच्चों सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। जब भी प्राइस कम होता है हमारे माइंड में एक सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आ जाता है। कैसे? हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। लेट सपोज देयर इज अ केस ऑफ टी एंड कॉफी। देखो यहां लिख देता हूं साइड में, अगर टी का प्राइस बढ़ता है
तो एज अ रैशनल कंज्यूमर हम कंपेयर करते हैं उसको कॉफी से। हम कहते हैं लेट सपोज दोनों का प्राइस पहले 10 रुपीज था, प्राइस बढ़ के ये हो गया 15, ये 10 ही है। तो आपका माइंड स्विच क्या करेगा कि आप कहोगे यार कॉफी ज्यादा सस्ती है। और एक रैशनल कंज्यूमर की बात हो रही है, ये मत सोचना कभी भी कि ये तो हम तो सर दोनों ही पी लेते हैं, हम तो एक ही पीते हैं एक पीते ही नहीं। एक रैशनल कंज्यूमर की बात हो रही है, मतलब आपको कंसिडर करना पड़ेगा इसको फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल कि दोनों सब्स्टिट्यूट हैं, ठीक है ना। नाउ जैसे ही इसका प्राइस बढ़ा 15 हो गया, तो कंज्यूमर क्या कहता है, यार ये ज्यादा सस्ता है। मतलब कंज्यूमर ऑलवेज स्विचेस टू द चीपर। हमने पिछली स्लाइड में बात करी है, कंज्यूमर ऑलवेज स्विचेस हिमसेल्फ टू द चीपर गुड। तो कंज्यूमर स्विच करेगा अपने आप को यहां पर, यानी कि वो कॉफी की डिमांड बढ़ा देगा। अब क्योंकि उसने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी है, इसलिए वो टी की डिमांड, क्योंकि कॉफी कंज्यूम कर रहा है ना, वो दोनों तो नहीं करेगा एक साथ, बिकॉज बोथ आर सब्स्टिट्यूट। तो इसकी डिमांड इसलिए कम हो जाती है। यानी टी की डिमांड क्यों कम हुई, क्योंकि कंज्यूमर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कॉफी बिकॉज ही थिंक्स कॉफी इज मोर चीपर देन दी टी। ठीक है, सिमिलरली आप प्राइस कम होने का भी देख सकते हो। जब कम होगा तो कंज्यूमर को ये चीपर लगने लग जाएगा, कॉफी जो है वो कॉस्टली लगने लग जाएगी। तो कंज्यूमर की टेंडेंसी क्या है कि वो चीपर प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बच्चों। फिर आता है इनकम इफेक्ट। मतलब प्राइस कम होने से इनकम इफेक्ट क्या है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का ऑपरेशन पढ़ रहे हैं ना यहां पर कि वाई देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो देखो, अगर आपके पास पॉकेट में 100 रुपीज है और आप कोई चीज 60 की खरीदते हो, तो आपके पास 40 रुपीज बचते। दिस 40 इज टर्म्ड एज योर रियल इनकम। क्या बोला मैंने, 100 रुपीज होते हैं आपके पास पॉकेट में रेगुलरली, समझ लीजिए आप उसमें से 60 की कोई चीज कंज्यूम करते हो और 40 आपके पास बच जाते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है ना, हमारे माइंड में ना ये रियल इनकम स्ट्राइक करती है बहुत तेजी से। कैसे स्ट्राइक करती है कि हम ये सोच के जाते हैं मार्केट की अरे 60 की होगी, अब वो शॉपकीपर भैया कहते हैं कि भैया ये तो 70 की हो गई है। अब आपके पास सबसे पहले माइंड पता है कहां जाता है, इस पे, कि यार वो जो 40 रुपीज बचने थे आफ्टर स्पेंडिंग, वो तो 30 ही बचेंगे, है कि नहीं, क्योंकि अब अगर आप 70 खर्च करोगे तो 30 ही बचेंगे। आपके माइंड में इसका कंपैरिजन आ जाता है, पहले वाली रियल इनकम और करंट वाली रियल इनकम। पहले वाली मतलब जो आफ्टर स्पेंडिंग 60 आपके पास बच रहे थे, करंट मतलब जो आफ्टर स्पेंडिंग 70 आपके पास बच रहे हैं। तो इस कंपैरिजन की वजह से कंज्यूमर क्या कोशिश करता है, हमेशा एक और टेंडेंसी है कंज्यूमर की कि वो अपनी रियल इनकम को सेम रखने की कोशिश करता है कि मेरे पास 40 बचते थे पहले, मैं अभी भी 40 ही बचाऊंगा। उसके लिए मैं भले ही मेरे को क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाए, भले ही क्वांटिटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ जाए, पर मैं बचाऊंगा इसको 40 ही। तो अपनी रियल इनकम को सेम रखने की कोशिश करता है कंज्यूमर। दैट्स वाई प्राइस बढ़ने पर वो डिमांड को कम कर देता है, क्योंकि वो क्या कहेगा, जैसे आपके पास 40 पहले बच रही थी रियल इनकम, वो कहेगा मेरे को अभी भी 40 बचानी है, तो वो लेगा 60 की ही, लेकिन इसको क्वांटिटी तो सेम नहीं मिलेगी, क्वांटिटी कम मिलेगी। और उसने क्वांटिटी कम क्यों करी, उसने 70 की क्यों नहीं ली, क्योंकि ही वांट्स टू मेंटेन हिज रियल इनकम सेम एज बिफोर। ठीक है, चलो फिर आता है न्यू बायर्स। ये भी कैसे रीजन है बच्चों, देखो जब प्राइस बढ़ता है या कम होने का एग्जांपल ले लेते हैं, जब प्राइस कम होता है तो उस जगह पर या उस प्रोडक्ट के बायर्स बढ़ जाते हैं। तो बायर्स बढ़ने की वजह से देयर विल बी अ इनवर्स रिलेशनशिप, सिंपल पॉइंट है। तो सिमिलरली अगर प्राइस बढ़ेगा तो बायर्स चले भी जाते हैं, तो बायर्स कम हो जाते हैं तो इसलिए डिमांड कम हो जाती है, इसलिए देयर इज अ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है ओल्ड बायर्स। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर बाय मोर व्हेन द प्राइस फॉल्स। एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ज्यादा बाय करता है जब प्राइस फॉल होता है। तो ये है कुछ रीजंस हमारे पास फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। ठीक है, उसके बाद है बच्चों एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। मतलब वो केसेस कि जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है प्राइस और डिमांड में, या फिर कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, मतलब प्राइस से कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा डिमांड पे, या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स नहीं है। तो सबसे पहले बात करें अगर गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स कौन से हैं, ये टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स से होते हैं जिनके पास कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं होता। तो नेसेसिटी में जैसे ब्रेड फॉर लो इनकम वर्कर्स, वेयर प्राइस राइज, तो डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज दे कांट अफोर्ड दी बेटर सब्स्टिट्यूट्स, उनके पास कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं होता। तो यहां पर डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है। स्पेक्यूलेशन, इफ प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज फर्दर, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग है, अब किसी शेयर का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, किसी शेयर का प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक टेंडेंसी होती है लोगों की कि इसको परचेज कर लो, ये बढ़ रहा है तो भी प्रॉफिट देगा, और है ना भाई, आपने देखा कितना प्राइस, आपने देखा 100 है, आप पैसे रख के बैठो इन्वेस्ट करने के लिए, आपने देखा 100 है, एकदम से 120 हो गया, एकदम से 140 हो गया, फटाफट खरीदोगे इसको, तो बढ़ते हुए प्राइस में खरीदा ना आपने तो डिमांड करी और बढ़ते प्राइस में, किस एक्सपेक्टेशन से करी कि ये और बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट देगा, वो जो कि रीजन है स्पेकुलेशन का। ठीक है, तो यानी कि स्पेकुलेशन की वजह से क्या हुआ, इट बिकम्स द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि बढ़ते प्राइस में आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, तो बढ़ते प्राइस में डिमांड ज्यादा हो रही है तो इट इज अ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड।
फिर है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन या वेबलिन गुड्स कह सकते हैं। कॉन्स्पिशियस गुड्स कैसे होते हैं? हाई प्राइस लग्जरी गुड्स, डायमंड, लग्जरी कार, सिग्नल स्टेटस, यानी कि जहां पर कंज्यूमर ना ये मानता है कि महंगा है तो अच्छा है, मतलब उन गुड्स को खरीदा इसलिए जाता है कि वो महंगे, जैसे लग्जरी आइटम्स हो गए, डायमंड्स हो गए, लग्जरी कुछ भी चीज़ें हो गई, लग्जरी कार्स हो गई, ठीक है ना, तो कंज्यूमर उसके ऊपर स्पेंड कर देता है, चाहे प्राइस ज़्यादा ही क्यों ना, इवन ज़्यादा होता है तो और ज़्यादा लेता है, क्योंकि उनको वो स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो दिस इज कॉल्ड वेबलिन इफेक्ट या वेबलिन गुड, जिसको हम कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी कहते हैं। तो इस केसेस में बच्चों क्या करते हैं, वो ज़्यादा परचेजिंग करते हैं, ठीक है। फिर आ गया शेयर्स और स्पेकुलेटिव मार्केट, ये सेम ही पॉइंट है, बाइंग स्टॉक्स व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर राइज। तो ये भी सेम केस है, किसी भी तरह की स्पेकुलेशन, ये स्पेसिफिकली शेयर्स की बात हो रही है, वो जनरल स्पेकुलेशन है, ठीक है। फिर आता है बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन में इफेक्ट क्या है देखो, यानी कि आप कोई चीजें इसलिए परचेज कर लेते हो क्योंकि देयर इज अ सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर कैसे, कि आसपास के सब लोगों के पास वो चीज है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। आप प्राइस को नहीं देख रहे उसके, आप समझ रहे होगे किस गुड की मैं बात कर रहा हूं जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है इन चीजों में, जैसे आईफोन हो गया फॉर एग्जांपल, है ना, कि आप कहोगे यार मेरे सारे फ्रेंड्स के पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। आपको जरूरत है या नहीं है इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इसलिए चाहिए क्योंकि इट हैज बिकम अ सोशल प्रेशर कि सब लोगों के पास है आसपास तो मेरे पास भी होना चाहिए, राइट, ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि वो चीज कोई ट्रेंड में और फैशन में, और ये कॉमन बिहेवियर है, सबका ही होता है, हमारे साथ, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है कि हम इसलिए कोई चीज ले लेते हैं कि यार आसपास सबके पास है तो लेते हैं, राइट। सो इट इज बिकॉज ऑफ बैंडवैगन इफेक्ट, सो इट वी कैन से इट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। फिर आता है बच्चों वेबलिन इफेक्ट। अब ये क्या परसेप्शन है, हायर प्राइस और बेटर क्वालिटी, जो कि हमने यहां पर कवर कर लिया है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन में, ठीक है बच्चों। सो इट इज सेम वेबलिन इफेक्ट एज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ डिमांड कौन कौन सी है, प्राइस डिमांड यानी जहां पर प्राइस से रिलेशनशिप है डिमांड का। फिर आता है इनकम डिमांड, सिंपल, जहां से इनकम का रिलेशनशिप है डिमांड का। फिर आता है क्रॉस डिमांड, यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशन है लेकिन प्राइस किसी और कमोडिटी का, डिमांड किसी और कमोडिटी की, जैसे प्राइस ऑफ टी का रिलेशन अगर हम चेक कर रहे हैं डिमांड ऑफ कॉफी के साथ, सो दैट इज अ क्रॉस डिमांड, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांड, इनवर्स रिलेशन होता है। इनकम में डायरेक्ट होता है इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। क्रॉस डिमांड में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ द अनदर, जैसे मैंने टी और कॉफी का एग्जांपल लिया, क्या प्राइस ऑफ कॉफी का रिलेशन चेक कर रहे हो डिमांड ऑफ टी के साथ, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। देखो अगर मैं एक ही कर्व में यहां पर ले लूं बच्चों प्राइस ऑफ टी, मतलब ले तो मैं प्राइस और डिमांड ही रहा हूं लेकिन अलग अलग की, ठीक है, ये ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये ऐसे बनेगा कर्व। टी का प्राइस कम हो गया तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, सो कर्व विल बी अपवर्ड स्लोपिंग। और एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, फिर से बता रहा हूं कि अगर ग्राफ बनाते समय जो दो कंपोनेंट्स आप दोनों एक्सिस पे लेते हो, अगर इनमें डायरेक्ट रिलेशन निकला तो मेरा कर्व अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, और अगर इनवर्स रिलेशन हुआ तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। चलो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो इनवर्स रिलेशन, मतलब अगर मैं यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री ले लूंगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है बच्चों। चलो, अब आता है इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो समझते हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम इंक्रीज और डिक्रीज की। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को हम चेंज इन डिमांड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चों, चेंज इन डिमांड। सिंपल सी बात समझते हैं, ये मेरा एक डिमांड कर्व है एग्जिस्टिंग, कोई ना कोई प्राइस और कोई ना कोई डिमांड तो होगी इस पे इस दौरान, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि मेरा डिमांड में चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ दी एनी फैक्टर अदर देन प्राइस। प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, उसके अलावा जो हमने फैक्टर्स पढ़े ना, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बायर्स, कोई भी चीज, उनमें से किसी फैक्टर्स की वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है या कम हो रही है। तो क्या होगा, आपकी सपोज इनकम बढ़ गई तो सेम प्राइस पर ही आप डिमांड ज्यादा करोगे, तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी सेम प्राइस पर, यानी पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही राइट में शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस राइटवर्ड शिफ्ट विल बी नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। इस राइटवर्ड शिफ्ट को ही हम किस नाम से जानते हैं बच्चों, इंक्रीज इन डिमांड के नाम से जानते हैं। और अगर सेम प्राइस पर ही डिमांड फॉल हो जाए सो इट विल बी नोन एज डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सो कर्व का राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड मूवमेंट जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, चेंज इन डिमांड। और क्या समझ आया कि इसमें प्राइस चेंज नहीं होता, प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स हैं उनमें चेंज होने की वजह से मेरा डिमांड कर्व राइट या लेफ्ट में शिफ्ट होता है, ठीक है जी। तो इंक्रीज इन डिमांड मतलब व्हेन डिमांड चेंजेस नॉट बिकॉज ऑफ प्राइस बट बिकॉज ऑफ चेंज इन द other determinants. It is the case of either increase or decrease. Increase in demand means more demand at the same price.
ज़्यादा डिमांड कर रहे हो आप सेम प्राइस पे, और डिक्रीज में क्या होगा जब आप लेस डिमांड कर रहे हो सेम प्राइस पे। सेम कंसेप्ट, सेम डायग्राम जो हमने पीछे बात करी। क्लियर है बेटा? अगर नहीं समझ आ रहा थोड़ा डायग्राम तो वीडियो पॉज करके एक बार बना के देखेंगे, ठीक है? वैसे आई थिंक क्लियर है और सिंपल है, पढ़ दें एक बारी। चलो, डिक्रीज इन डिमांड मींस लेस डिमांड एट द सेम प्राइस, उसी प्राइस पे आप डिमांड कम कर रहे हो, एंड डिमांड कैन डिक्रीज एंड कॉज अ शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। जैसे आपकी इनकम कम हो गई, गुड्स assuming goods is normal, fall in the price of substitute goods and rise in the price of complement goods. These are the example in which your demand can shift to the left. That means there might be a decrease in demand due to any factors other than price. ठीक है बच्चों? चलो अब आता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ये भी समझ लो एक ही ग्राफ में जल्दी से। ये लो जी, लॉ ऑफ डिमांड समझ आया बच्चों? ये लॉ ऑफ डिमांड ही है, इस कर्व में लॉ ऑफ डिमांड की ही बात हो रही है प्योरली, क्योंकि यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि सिर्फ प्राइस चेंज हो रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, किसी फैक्टर में चेंज हो ही नहीं रहा। तो यही तो होता है लॉ ऑफ डिमांड कि कोई और फैक्टर चेंज होता ही नहीं, और देयर इज अ चेंज इन ओनली प्राइस। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो इस ग्राफ पर पहले यहां पर था पॉइंट और अब कहां गया? इधर। तो दिस इज अपवर्ड मूवमेंट इन द डिमांड कर्व एंड दिस इज व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन। मतलब डिमांड कम हो रही है ना, भले यहां पे आपको लग रहा है कि कोई चीज ऊपर जा रही है, बढ़ रही है, नहीं, डिमांड कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट है, पर डिमांड तो कम हो रही है, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट है ना। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। दिस इज कॉल्ड बच्चों कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है? सिमिलरली प्राइस कम हुआ और डिमांड बढ़ गई तो आप कर्व पे डाउनवर्ड मूवमेंट करोगे, एंड दिस डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों? एक्सपेंशन इन डिमांड, डिमांड का बढ़ना। और हम कर्व के ऊपर ही मूव कर रहे हैं, कर्व के ऊपर ही अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है ना? तो इसका एक और नाम क्या है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। पहले वाले टॉपिक का नाम क्या था? चेंज इन डिमांड। इसका नाम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी बोलते हैं इसको। ठीक है बच्चों? यहां से देख लो ग्राफ, अगर मेरा वाला अच्छा नहीं लग रहा आपको, यहां से देख सकते हैं। ये अपवर्ड मूवमेंट आपको दिख रही होगी कॉन्ट्रैक्शन, ये डाउनवर्ड मूवमेंट है एक्सपेंशन। पढ़ लें एक बार जल्दी से। When the quantity demanded of a commodity increase as a result of the fall in price, it is called expansion या extension, कुछ भी कह सकते हैं। In a demand, when the quantity demanded decreases as a result of increase in price, तो ये पूरे law of demand की ही बात हो रही है यहाँ पर। It is called contraction in demand. The following is the diagram representation जो हमने बात करी अभी। ठीक है? तो इट इज बेसिकली अ लॉ ऑफ डिमांड जहां पर बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व पे ही ऊपर या नीचे मूवमेंट हो रही है। ठीक है जी? चलो अब आता है इलास्टिसिटी। बच्चों इलास्टिसिटी इसका सबसे पहले मतलब क्या है? इलास्टिसिटी का मतलब है डिग्री ऑफ चेंज इन द डिमांड ड्यू टू चेंज इन, अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात करें तो ड्यू टू चेंज इन प्राइस। मतलब कि ये तो हमने पढ़ा कि प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ गई बात, दिमाग में बैठ गई कि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। पर अब हम क्या बात कर रहे हैं, ध्यान देंगे इधर, कि जब प्राइस इतना बढ़े मान लो, तो डिमांड क्या इतनी कम हो रही है या इतनी हो रही है या कितनी हो रही है? मतलब कि आप कितना रिस्पॉन्स शो कर रहे हो प्रोपोर्शनेटली, आप ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहे हो या कम रिस्पॉन्स शो कर रहे हो अगेंस्ट प्राइस। अगर हम बात करें तो अगर आप ज्यादा रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, यानी कि इतना प्राइस कम होने पे आप इतनी सारी डिमांड कम कर रहे हो, तो देखो ये तो इतना ही चेंज हुआ और डिमांड में इतना सारा चेंज हो गया, यानी आपने ज्यादा रिस्पॉन्स शो किया। दैट मींस आपकी डिमांड में इलास्टिसिटी ज्यादा है, आपका रिस्पॉन्स ज्यादा है, आपका डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ज्यादा है। ठीक है? अब ज्यादा कम तो समझ आ गया, और समझते हैं डिटेल में क्या क्या है। तो देखो, इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस और सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ गुड टू चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट मतलब प्राइस। अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं, इनकम होगा तो विद रिस्पेक्ट टू इनकम आ जाएगा। ठीक है ना? इट शोज हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड, देखो हाउ मच, कितना क्वांटिटी डिमांड में चेंज हो रहा है व्हेन देयर इज अ चेंज इन द फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। जब अब तीनों कौन कौन से केस है? पहला बोला प्राइस यानी प्राइस इलास्टिसिटी, जब इनकम बोला है तो इनकम इलास्टिसिटी, और जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बोला है तो क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। ठीक है? जो जनरली फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? चेंज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला जो आप पढ़ते आ रहे हैं शायद पहले से भी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और अगर हम प्राइस की बात कर रहे हैं बच्चों तो आप लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम लिख देंगे, है कि नहीं? अगर इनकम की बात है तो इनकम, प्राइस की बात हो रही है तो प्राइस। सिंपल। चलो तो देखो, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर इनकम की बात होगी तो इनकम आ जाएगा। अच्छा, क्रॉस में क्या होगा?
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स, मतलब किसी और गुड की डिमांड, और डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, मतलब डिमांड किसी और की और प्राइस किसी और गुड का, तभी तो क्रॉस इलास्टिसिटी निकलेगी, है ना। चलो प्राइस इलास्टिसिटी में बात करें अगर, सबसे पहले प्राइस में चलते हैं। तो बेटा जनरल फॉर्मूला जो भी हमने डिस्कस किया उसी को अगर आप फर्दर डिराइव करें तो ये बनता है बच्चों, P बाई क्यू इंटू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी। डेल्टा मतलब हो गया बच्चों चेंज, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, और नेगेटिव का साइन। नेगेटिव साइन डिनोट्स व्हाट, नेगेटिव साइंस मींस देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यहाँ पर एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, जिन बच्चों ने पहले पढ़ा भी हुआ है शायद उनको भी हो सकता है एक नई तरह की क्लैरिटी मिले कुछ, या हो सकता है आपको पता भी हो पहले से। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज डिराइव फ्रॉम द ओरिजिनल फॉर्मूला, राइट। ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये उसी से डिराइव हुआ है, हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे। यहां पर समझने वाली बात क्या है, इस नेगेटिव साइन की बात कर रहे हैं। ये क्यों लगाया जाता है, क्योंकि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, है ना। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। अब समझने वाली बात यह है कि आपका आंसर इसको सॉल्व करके जैसे आया -2 और कोई और इलास्टिसिटी निकाली आपने, उसमें आपका आंसर आया -5। तो अगर आप मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे तो आप कहोगे कि सर -5 जो है वो छोटा है, -2 जो है वो बड़ा है। नेगेटिव साइड में ऑपोजिट चलता है नेगेटिव साइंस में, लेकिन इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं है। यहां पर नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब है बच्चों, नेगेटिव साइन का सिर्फ मतलब है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इट डजंट फॉलो दी मैथमेटिक्स रूल कि ये बड़ा है और ये छोटा है। ये सिंपल, जब आप बड़ा छोटा बताना होगा इलास्टिसिटी यानी ज्यादा या कम बतानी होगी तो आप सिर्फ नंबर के हिसाब से बताओगे, नॉट ऑफ साइन। आप सीधा ये बोलोगे कि ये ज्यादा इलास्टिसिटी ये कम है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए। नेगेटिव साइन ओनली टेल्स यू दैट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। समझ गए। नेगेटिव साइन को आप इलास्टिसिटी को ज्यादा या कम बताने के पर्सपेक्टिव से यूज नहीं करोगे। हो सकता है कई बच्चों को आज ये बात नहीं पता लगी हो, तो अच्छी बात आपको पता लगी है, तो जिनको पहले से पता है उनके लिए तो अच्छी बात है ही। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। तो ये फॉर्मूला डिस्कस करा हमने, सारे कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं डिस्कस कर लिए। क्या क्या समझ आया, द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इज ऑलवेज नेगेटिव ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप, बट वी ऑफन कंसिडर एन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर क्लासिफिकेशन। यही बात मैंने आपसे डिस्कस करी है कि जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये 2 और 5 क्लासिफिकेशन यानी कि इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, उसके लिए हम एब्सोल्यूट वैल्यूज लेते हैं, नेगेटिव साइन के बारे में बात नहीं करते। ठीक है, चलो फिर आता है डिग्रीज एंड टाइप्स। कौन कौन से केसेस है, परफेक्टली इलास्टिक, इनफाइनाइट, ये सारे भी केसेस पढ़ते हैं कौन कौन से। ठीक है, डिस्कस करें सारे केसेस। चलो देखते हैं एक बारी जल्दी से। चलो देखें फटाफट से सारे इलास्टिसिटी के केसेस देखते हैं बेटा जल्दी से, जिन जिनको नहीं आते अभी क्लियर हो जाएंगे। पहला केस देख रहे हैं, देखो जी, लेट सपोज ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। पहले हम केस ले रहे हैं कि प्राइस इतना सारा बढ़ गया, डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ी, तो ऐसे मीट करेगा। मतलब यहां पर एक बात तो समझ आ गई कि रिस्पांस कम है डिमांड का, यानी इलास्टिसिटी कम है, जो अभी तक हमने डिस्कस किया। ठीक है, फिर प्राइस इतना सारा कम हुआ, डिमांड थोड़ी सी ही बढ़ी, तो अगर आप डिमांड कर्व बनाओगे बेटा, आप स्केल पेंसिल यूज करोगे तो ये पॉइंट्स आपके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है। नाउ अब अगर आप फॉर्मूले से कंपेयर करो उसको, कौन सा फॉर्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया, मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो यहां पर वैल्यूज नहीं है, पर आपको एक क्राइटेरिया समझ आना चाहिए कि ज्यादा और कम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का मैथ्स। क्या, अगर मैं इस फॉर्मूला में परसेंटेज चेंज इन डिमांड रखूंगा और प्राइस रखूंगा, वैल्यू तो नहीं है, पर एक चीज तो समझ आ रही है कि ये वाली वैल्यू तो कम ही होगी और ये ज्यादा होगी, यानी न्यूमरेटर में वैल्यू कम होगी और डिनोमिनेटर में ज्यादा होगी। ऐसे मैंने दो रैंडम नंबर ले लिए, तो इसका आंसर क्या आएगा, लेस देन 1। किसी भी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है तो आंसर हमेशा लेस देन 1 ही तो आएगा। मेरे को नंबर्स तो नहीं पता, पर एक कंसेप्ट तो पता है ना कि न्यूमरेटर में अगर छोटी वैल्यू हो और डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू हो तो मेरा आंसर 0 पॉइंट समथिंग से ही शुरू होगा, राइट। तो वी कैन डायरेक्टली से कि यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है लेस देन 1। लेस देन 1 का रीजन भी बता रहा हूं मैं आपको साथ में। और इस केस को हम क्या नाम दे सकते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिसिटी नहीं है तभी तो कम रिस्पॉन्स दे रहा है कंज्यूमर, राइट। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। चलो इसी के बेसिस पर सेकंड केस देखते हैं, इसको ऑपोजिट केस ले लें। चलो, ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल डिमांड। अब प्राइस में इतना नेग्लिजिबल चेंज है, या फिर नहीं, नेग्लिजिबल को छोड़ो, पहले इसके ऑपोजिट केस ही करते हैं। अब प्राइस में इतना चेंज हुआ, डिमांड होगी इतनी सारी कम,
और प्राइस इतना सा कम हुआ, डिमांड इतनी सारी बढ़ गई, तो अब मेरा कर्व बना है फ्लैटर। ये था स्टीपर, मतलब ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर्व को हम स्टीपर बोलते हैं, जो ऐसे फ्लैटर लेटा हुआ टाइप होता है उसको फ्लैटर बोलते हैं। तो फ्लैटर कर्व है, देख लो फॉर्मूला से। अब डिमांड में चेंज ज्यादा है, प्राइस में कम है, यानी फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी ऊपर वैल्यू बड़ी हो जाएगी, नीचे छोटी हो जाएगी। और जब भी बच्चों को ऐसा फ्रैक्शन आता है तो आंसर कुछ भी आए पर 1 से तो बड़ा ही आएगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो 1 से बड़ा ही आएगा। आप सॉल्व करेंगे किसी भी फ्रैक्शन को, देख सकते हो आंसर ग्रेटर देन 1 ही आएगा। इसलिए हम डायरेक्टली बोल देते हैं यहां पर इलास्टिसिटी का आंसर इज ग्रेटर देन 1। क्या नाम दे सकते हैं इसको? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। ठीक है बच्चों, दोनों केस समझ आए? ठीक है, थर्ड केस देखेंगे। साथ साथ ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, साथ साथ ड्रॉ करके करेंगे तो अच्छे समझ आएगा। अब थर्ड केस देखेंगे। अब क्या लेते हैं कि ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड, प्राइस बढ़ा इतना, डिमांड कम हुई ही नहीं, बिल्कुल भी अपनी जगह पे ही है। जैसे नेसेसिटी गुड्स के केस में ले सकते हैं, प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड उतनी है, मतलब अपनी जगह से हिल ही नहीं रही, 0% चेंज इन डिमांड। तो डिमांड कर्व मेरा इनको ज्वाइन करता हुआ, ओवरलैप करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। दिस विल बी माय डिमांड कर्व। फॉर्मूला में आ जाओ फिर से, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 है, नीचे कोई ना कोई वैल्यू है, प्राइस में तो चेंज हो रहा है पर डिमांड में देर इज 0% चेंज, और किसी भी फ्रैक्शन में 0 पॉइंट समथिंग इज ऑलवेज 0। तो यहां पर इलास्टिसिटी का आंसर हो गया 0, और इसको हम नाम देंगे बच्चों परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। पूरी तरह से इन इलास्टिक डिमांड है ये, मतलब डिमांड में चेंज हो ही नहीं रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस फटाफट, जल्दी जल्दी देखते हैं अगला केस भी फटाफट से। चलो जी, तो नेक्स्ट केस बच्चों, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। ठीक है, नाउ अब प्राइस में चेंज हुआ ही नहीं है, इतना नेग्लिजिबल चेंज है कि कंज्यूमर, मतलब इस ग्राफ में हम शो कर नहीं सकते, और सेम प्राइस पर ही डिमांड बढ़ रही है या ज्यादा हो रही है, बहुत नेग्लिजिबल चेंज है। ये प्राइस ऐसा लग रहा है कंज्यूमर को कोई चेंज होगा, सेम प्राइस पर ही कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, फ्लक्चुएट करे, तो आपका डिमांड कर्व पूरा ऐसा लेटा हुआ सा बन जाएगा, पूरा लेटा हुआ कर्व बन जाएगा। तो अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे फिर से, यहां पर अब प्राइस 0 हो गया है, डिमांड में चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, तो जब भी किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसका आंसर इनफाइनाइट हो जाता है, ये इन्फिनिटी तक सॉल्व, नेवर एंडिंग डिवीजन हो जाती है ये। ठीक है ना, आप डिवाइड करके देख लो, ये डिवीजन कभी एंड होगी ही नहीं। इसलिए इस केस में हम सीधा इलास्टिसिटी का आंसर लिख देते हैं इन्फिनिटी, और इसका आंसर क्या लिखते हैं, इसको किस टाइप की इलास्टिसिटी बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है बच्चों, और एक लास्ट केस जो आप शुरू से करते आ रहे हो, बस अभी तक हमें उसका नाम नहीं पता था, अब हमें नाम पता लग जाएगा। मतलब जहां पर हम इक्वल इक्वल वाला केस लेते हैं, मतलब जितना चेंज प्राइस में उतना ही डिमांड में, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल डिमांड। अब आप जितने से प्राइस बढ़ा रहे हो उतने से ही डिमांड को कम भी कर रहे हो, जितने से प्राइस कम कर रहे हो उतने से डिमांड को बढ़ा भी रहे हो। सो दिस विल बी योर कर्व, और यहां पर अगर आप फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे, नाउ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर विल बिकम इक्वल। तो किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर अगर इक्वल हो जाता है तो आंसर हो जाता है बच्चों इक्वल टू 1। तो इसलिए यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और इस केस का नाम है मेरे बच्चों यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। सारे केसेस समझ आए कि नहीं आए? अच्छे से नहीं आए तो पॉज करो वीडियो, एक बार फिर से बना के देखो, और ये वाला जो टॉपिक है एक बार स्टार्टिंग से पढ़ के देखो। ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आगे करें। तो अब एक बार यहां पे आते हैं वापस जहां से हमने बात करी थी, परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी। अगर आप लोगों ने साथ साथ ड्रॉ किया तो वहां से मैच करते जाओ। परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस इनफाइनाइटली विद अ टाइनी प्राइस चेंज, डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये वाला केस हो रहा है इसके अंदर। ठीक है ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स में। और रिलेटिवली इलास्टिक में ग्रेटर देन 1, जहां पर फ्लैटर कर्व था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो ज्यादा था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिमांड इज हाईली रिस्पॉन्सिव, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हो। एग्जांपल लग्जरी गुड्स या गुड्स विद मेनी सब्स्टिट्यूट लाइक सॉफ्ट ड्रिंक, जिनके सब्स्टिट्यूट ज्यादा होते हैं वहां पर आप डिमांड में रिस्पॉन्स ज्यादा शो करते हो, राइट। फिर आता है यूनिटरी, यानी जहां पर है इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 मतलब कि जब इक्वल चेंज है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में है उतना ही डिमांड में भी है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और उसके अलावा हमने कौन सा केस करा? इन इलास्टिक वाला, जहां पर लेस देन 1 का केस है, और परफेक्टली इन इलास्टिक यानी जहां पर 0 वाला केस है। तो इन इलास्टिक में अब ये डिमांड का चेंज कम होगा प्राइस से, डिमांड इज लेस रिस्पॉन्सिव, कम रिस्पॉन्ड दे रहे हो आप, है ना। और 0 में आप बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, कोई डिमांड में चेंज नहीं हो रहा। एग्जांपल में लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल कमोडिटीज इन वेरी शॉर्ट रन, कोई मेडिसिन या कोई भी एसेंशियल चीजें जहां पर आपको प्राइस मैटर नहीं करता, आप डिमांड उतनी ही करते हो जितनी करनी है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ आई कहानी? जो जितने भी हमने इलास्टिसिटी के केसेस पढ़े, यहाँ से भी आप ग्राफ देख सकते हो, वीडियो पॉज करेंगे आराम से देखेंगे। ये सारे ग्राफ बेटा भी मैंने अच्छे से समझाए हैं, सारे वही सेम ग्राफ्स हैं। ठीक है, सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए। क्लियर हुआ मेरे बच्चों को? चलो
उसके बाद बात करते हैं बच्चों इनकम इलास्टिसिटी की। जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा, सेम इनकम इलास्टिसिटी है, बस अब प्राइस को रिप्लेस कर दिया है इनकम ने। मतलब अब हम इलास्टिसिटी बात करेंगे डिमांड की विद रिस्पेक्ट टू इनकम। सीधा ही फॉर्मूला लिख दूं, ये लो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अब हम चेक कर रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इनकम, यानी कि परसेंटेज चेंज इन इनकम। ठीक है जी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये लो जी फॉर्मूला। और इसी को अगर हम डिराइव कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, ओरिजिनल इनकम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड इनटू में चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। वाई को हम इनकम के लिए यूज करते हैं। अब अगर नॉर्मल गुड्स का केस है तो प्लस ही आएगा आंसर, इंफीरियर गुड्स का केस है तो नेगेटिव आएगा। ठीक है बच्चों, और वो नेगेटिव साइन फिर से किस लिए, जस्ट टू शो दी नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर है? नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मतलब कब होगा, जब डिमांड फॉल्स एज इनकम राइजेस। तो कौन से केस में क्या होता है, इंफीरियर गुड्स में। जीरो कब होगा, कि आपकी इनकम बढ़े या कम हो, अब डिमांड में चेंज कर ही नहीं रहे, डिमांड डज नॉट चेंज। एसेंशियल गुड्स जैसे सॉल्ट, अब ये थोड़ी है कि आपकी इनकम ज्यादा हो जाएगी तो सॉल्ट ज्यादा खाने लग जाओगे, उतना ही खाओगे जितना खाते हो, राइट। पॉजिटिव बट लेस देन, यानी कि लेस देन 1 कब होगा, जब डिमांड बढ़ रही है लेकिन लेस देन प्रोपोर्शनेटली राइज इन इनकम। इनकम के जितनी नहीं बढ़ा रहे आप डिमांड, थोड़ी बहुत बढ़ा रहे हो। तो नेसेसिटीज के केस में जैसे फूड ग्रेन्स या क्लोथिंग, थोड़ी बहुत आप परचेजिंग शुरू कर दोगे, पर ये नहीं कि इनकम के जितनी, उससे प्रोपोर्शनेट कम ही रहेगा। फिर आता है यूनिटरी, यानी इक्वल टू 1, जितना इनकम में चेंज उतना ही एग्जैक्ट डिमांड में चेंज, सेम। तो डिमांड चेंज एग्जैक्टली इन द प्रोपोर्शन टू द इनकम चेंज, गुड्स विद कांस्टेंट बजट शेयर। ठीक है बेटा। ग्रेटर देन यूनिटी, यानी इनकम बढ़ने से ज्यादा डिमांड में चेंज, तो डिमांड राइजेस मोर देन प्रोपोर्शनेटली। ये होता है लग्जरी गुड्स या कंफर्ट्स में, जैसे हॉलिडे या हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के केस में। ठीक है बच्चों, समझ आई कहानी की नहीं? तो ये था हमारा सेकंड पार्ट चैप्टर 1 का। बहुत ही ज्यादा मजा आया बेटा मेरे को। प्लीज कमेंट करके बताना कि चैप्टर आपको अब कितना समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। आई वॉन्ट योर कमेंट्स बेटा, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करेंगे और पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। मिलते हैं इस बाकी के रिमेनिंग चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।